Is it okay? Is it okay right now? Is it okay right now? Okay. ओके स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हम लोग बात करने वाले हैं कंप्रेसिबल फ्लो के लिए। किसके लिए बात करने वाले हैं? कंप्रेसिबल फ्लो के लिए बात करेंगे। कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है? कंप्रेसिबल फ्लो ऐसा फ्लो है जिसमें फ्लूइड की डेंसिटी वैरी करेगी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, यानी फ्लो के दौरान डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। अगर डेंसिटी कांस्टेंट होती है माय डियर फ्रेंड, तो वो उसे आप इनकंप्रेसिबल फ्लो बोलते हैं। बट जब डेंसिटी वैरी करेगी तो आप उसे क्या बोलेंगे? कंप्रेसिबल फ्लो बोलेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड। तो माय डियर फ्रेंड, आप एक बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला पढ़े होंगे। बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो dp बाई डी रो। रो dp बाई डी रो। अच्छा, अगर कोई इनकंप्रेसिबल है, फॉर इनकंप्रेसिबल आप बोलते हैं कि रो जो होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी डी रो जो होगा वो 0 होगा। यानी माय डियर फ्रेंड, अगर डी रो का चेंज बहुत कम है, डी रो का चेंज बहुत कम है, तो इसका मतलब ये हुआ माय डियर फ्रेंड, यू वांट टू से दैट कि वो फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है। डी रो बहुत ही छोटा हो या इक्वल टू डी रो का जो चेंज है वो 0 हो या बहुत ही छोटी वैल्यू हो, तो भी आप बोलेंगे कि वो फ्लो क्या है? इनकंप्रेसिबल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर k की वैल्यू बहुत बड़ी है, k की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो डी रो जो होगा वो बहुत छोटा होगा। डी रो जो होगा वो बहुत छोटा होगा, यानी फॉर इनकंप्रेसिबल सब्सटेंस बल्क मॉड्यूलस उसका बहुत ज्यादा होना चाहिए। फॉर इनकंप्रेसिबल जो बल्क मॉड्यूलस होता है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ कि वो फ्लूइड क्या है? वो इनकंप्रेसिबल है। तो इनकंप्रेसिबल के लिए बल्क मॉडुलस बहुत ज्यादा होना चाहिए। जैसे वाटर या लिक्विड का बल्क मॉडुलस बहुत ज्यादा होता है, 2 इंटू 10⁶ किलो पास्कल जैसा होता है बल्क मॉडुलस। जबकि आप एयर करेंगे तो 101 किलो पास्कल जैसा होता है बल्क मॉडुलस। तो आप समझिए कि बल्क मॉडुलस वाटर या वाटर का बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर ऑलमोस्ट क्या है? इनकंप्रेसिबल है। तो जनरली लिक्विड का बल्क मॉडुलस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आप लिक्विड को इनकंप्रेसिबल की कैटेगरी में रखते हैं। गैस का बल्क मॉडुलस छोटा होता है तो उसको आप कंप्रेसिबल की कैटेगरी में रखते हैं। यानी अगर बल्क मॉडुलस ज्यादा है तो वो इनकंप्रेसिबल, बल्क मॉडुलस कम है तो वो कंप्रेसिबल होगा। ठीक है, एक और बात, आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो किसके बराबर होता है? वो k बाई रो होता है। जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है माय डियर फ्रेंड वो किसके बराबर होगा? k बाई रो होगा। एंड k बाई रो जो होगा वो dp बाई डी रो होगा। k बाई रो जो होगा यहां से देख लीजिए आप, dp बाई डी रो होगा। ठीक है, dp बाई डी रो होगा। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है। अच्छा, एक टर्म आता है मैक नंबर। मैक नंबर क्या होता है दोस्त? मैक नंबर जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन सोनिक सी, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी और सी मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये थोड़ा सा मैं नीचे लिख दूं अगर आपको दिक्कत है तो, कि जो सी है दैट इज द k बाई रो होगा, एंड k बाई रो जो होगा वो dp बाई डी रो होगा। dp बाई डी रो होगा। तो जो मैक नंबर होगा वो v बाई सी होगा। मैक नंबर जो होगा वो v बाई सी होगा। v जो है वो किसी भी बॉडी की वेलोसिटी है और c जो है वो साउंड की वेलोसिटी है। c क्या है माय डियर फ्रेंड? साउंड की वेलोसिटी। तो साउंड की वेलोसिटी k बाई रो होती है या dp बाई डी रो भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, और यहां से आप बात करते हैं कि मैक नंबर एक डायमेंशनलेस नंबर है जिसमें आप किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है उसको कंपेयर कर सकते हैं साउंड की वेलोसिटी के साथ। तो ये आपके पास इस तरह से है। और दूसरी बात अगर हम लोग ध्यान दें, फ्रॉम बर्नौली इक्वेशंस, बर्नौली इक्वेशंस को ध्यान में रखें माय डियर फ्रेंड,
तो आप क्या बोल सकते हैं, आप बोलते हैं P प्लस रो जी जेड प्लस रो वी स्क्वायर बाई 2 विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और अगर आप डेटम का चेंज नेग्लिजिबल मान लें, डेटम का चेंज नेग्लिजिबल मान लें, ठीक है, तो यानी जो ऑर्डर है चेंज इन प्रेशर का वही अप्रोक्सीमेट ऑर्डर होगा चेंज इन रो वी स्क्वायर बाई 2 का। जो ऑर्डर है चेंज इन प्रेशर का वही ऑर्डर होगा रो वी स्क्वायर बाई 2 के चेंज का। यानी जैसे जैसे प्रेशर का वेरिएशन होगा उसी हिसाब से ये ऐसा वेरिएशन होगा। अच्छा, डेल्टा पी को क्या बोल सकते हैं आप, डेल्टा पी को यहां से देखिए क्या बोल सकते हैं, डेल्टा पी को आप बोल सकते हैं डी रो बाई रो इंटू के, डी रो बाई रो इंटू के। तो यहां पे आपने बोल दिया माय डियर फ्रेंड, ऑर्डर डी रो बाई रो इंटू के, और ये ऑर्डर है रो वी स्क्वायर बाई 2 का, रो वी स्क्वायर बाई 2 का, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात समझिए, अगर आप उसको ऑर्डर को डी रो बाई रो रख रहे हैं, डी रो बाई रो रख रहे हैं, यानी के को आप उधर भेजना चाहते हैं, यानी के को आप उधर भेजना चाहते हैं, के को आप उधर भेजना चाहते हैं, तो के कैसे भेजाएगा उधर, रो वी स्क्वायर बाई 2 है, रो वी स्क्वायर बाई 2 है, तो ये हो गया रो वी स्क्वायर बाई 2, या मैं इसको वी स्क्वायर बाई 2 लिखूं और 1 अपॉन के होगा, और यहां पे रो भी होगा, यहां पे रो भी होगा, बट माय डियर फ्रेंड रो को ऊपर ना लिख के आप यहां लिख दीजिए के बाई रो। क्या ठीक है सब कुछ, इज एवरीथिंग ओके, इज एवरीथिंग ओके, क्विकली फास्ट, इज एवरीथिंग ओके। हाँ, अब ध्यान से समझिए, ये जो ऑर्डर है चेंज का, ठीक है, डी रो बाई रो, ये हो जाएगा माय डियर फ्रेंड ऑर्डर, ये के बाई रो क्या है, के बाई रो इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, के बाई रो, के बाई रो आगे वाले पेज पे देखिए, के बाई रो इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड रूट ओवर, तो ये स्क्वायर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इज द के बाई रो हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो आपने लिखा है ना के बाई रो, उसकी जगह आप लिख सकते हैं सी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बाई 2, और या ऐसे लिख लीजिए 1/2 वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, and v square by c square is what, it is a Mach number, it is a Mach number, so d rho by rho order in change in Mach number यानी m square by 2, यानी m square by 2, एक सेकेंड, यानी m square by 2। अब ध्यान से समझने की जरूरत यह है कि अगर इनकम्प्रेसिबल है, फॉर इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, फॉर इनकम्प्रेसिबल, फॉर इनकम्प्रेसिबल, अगर माय डियर फ्रेंड इनकम्प्रेसिबल है तो आप कहेंगे कि सर जो उसकी डेंसिटी का चेंज है ना वो बहुत ही नेग्लिजिबल होना चाहिए, यस या नो, जो उसकी डेंसिटी का चेंज है वो बहुत ही कम होना चाहिए, यस या नो, यस या नो। अगर इनकम्प्रेसिबल है तो जो डेंसिटी का चेंज है वो बहुत ही कम होना चाहिए, यानी डी रो बाई रो की जो वैल्यू है वो बहुत ही छोटी होनी चाहिए, बहुत ही छोटी होनी चाहिए, तो आप बोलेंगे कि वो इनकम्प्रेसिबल। मगर कितना छोटा, कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया रखोगे ना, तो बोला जाता है कि अगर डी बाई रो, डी रो बाई रो, डी रो बाई रो का जो चेंज है
वो अगर 5% तक है, कितना है माय डियर फ्रेंड, 5% तक, अगर वो 5% तक है, अगर वो 5% तक है, अगर वो 5% तक है, तब तक आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर डेंसिटी का चेंज 5% तक है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं कि वो इनकम्प्रेसिबल है। अगर 5% से भी ज्यादा है तब आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो यानी ये वो रेंज है, ये वो रेंज है जब तक आप इनकम्प्रेसिबल मानेंगे। यानी माय डियर फ्रेंड, अगर मैं कहूं कि साहब फॉर इनकम्प्रेसिबल, आप क्या कहना चाहते हैं, तो आप कहना चाहते हैं डी रो बाई रो की जो वैल्यू है वो 5% का चेंज से कम होना चाहिए, 5% के चेंज से कम होना चाहिए। बोलो क्लियर हो रहा है मेरी बात, क्लियर हो रहा है दोस्त? ठीक है, अब बहुत अच्छे। अब माय डियर फ्रेंड, ये अगर इनकम्प्रेसिबल है तो ऐसा होना चाहिए। अच्छा, अब इसी बात को यहां से देख लो, डी रो बाई रो कितना रखा, 0.05। तो आप ये बोल सकते हैं कि एम स्क्वायर बाई टू, एम स्क्वायर बाई टू, चलो लेस देन और इक्वल टू लगा लो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं। तो ये 0.05, 0.05, यानी जो मैक नंबर होगा माय डियर फ्रेंड, जो मैक नंबर होगा, यहां से सॉल्व करके बताइए मुझे मैक नंबर की वैल्यू क्या आ रही है। एम स्क्वायर बाई टू इज द लेस देन 0.05, बट एम की वैल्यू क्या आ रही है, बट एम की वैल्यू क्या आ रही है? क्या एम की वैल्यू ये आ रही है? क्या एम की वैल्यू ये आ रही है? मैं थोड़ा सा नीचे लिख लूं, क्या एम की वैल्यू ये आ रही है? तो m की वैल्यू जब तक माय डियर फ्रेंड 0.33 जैसा है, 0.33 जैसा है, तब तक आप बोलेंगे कि फ्लो जो है वो इनकम्प्रेसिबल है। जो फ्लो है वो क्या है माय डियर फ्रेंड, इनकम्प्रेसिबल है। हाँ 327 यानी 0.33, ठीक है, बहुत अच्छे। तो माय डियर फ्रेंड, अगर मैक नंबर 0.33 से कम है तो आप बोलेंगे कि वो इनकम्प्रेसिबल है, या फिर मैक नंबर 0.33 से 0.8 है, या फिर 0.8 से 1.2 है, या फिर 1.2 से 3.0 है, या फिर 3 से भी बड़ा है, या फिर 3 से भी बड़ा है। मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख लूं, m की वैल्यू 0.33 से छोटा है, या फिर 0.33 और 0.8 के बीच में लाइज कर रहा है, या फिर 0.8 और 1.2 के बीच में लाइज कर रहा है, या फिर 1.2 और 3.0 के बीच में लाइज कर रहा है, या फिर ग्रेटर देन 3.0 के बीच में लाइज कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, यहां से कुछ नोमेनक्लेचर है। उस नोमेनक्लेचर क्या है, इस कंडीशन में तो आपको पता ही है, आपने क्या डिसाइड कर लिया कि ये इनकम्प्रेसिबल होगा। इसको क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड, इनकम्प्रेसिबल फ्लो बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड, इसको बोलेंगे सबसोनिक फ्लो, सबसोनिक फ्लो। इसको माय डियर फ्रेंड बोलेंगे ट्रांसोनिक फ्लो, ट्रांसोनिक फ्लो। इसको बोलेंगे माय डियर फ्रेंड सुपर सोनिक फ्लो। इसको क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड, इसको बोलेंगे हाइपर सोनिक फ्लो। इसको क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड, हाइपर सोनिक फ्लो, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड ये जो है, ये इस तरह से एक कैटेगरी बन गया। बट माय डियर फ्रेंड, ये जो कैटेगरी बना है ना, वो किसके लिए होगा, ये होगा एक्सटर्नल फ्लो के लिए। किसके लिए होगा माय डियर फ्रेंड, एक्सटर्नल फ्लो।
साहब ये एक्सटर्नल फ्लो क्या है? एक्सटर्नल फ्लो जब फ्लूइड का फ्लो किसी सरफेस के ऊपर से फ्लो करेगा तो उसको आप क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड? एक्सटर्नल फ्लो बोलते हैं। फ्लूइड का फ्लो किसी सरफेस के ऊपर से फ्लो कर रहा है तो वो एक्सटर्नल फ्लो कहलाएगा। ठीक है, जैसे आपकी कार चल रही है, उसके ऊपर से एयर पास कर रहा है, प्लेन चल रहा है, उसके ऊपर से एयर पास कर रहा है, छत पे एयर पास कर रहा है, तो ऐसे केस में आप उसको एक्सटर्नल फ्लो बोलते हैं। तो एक्सटर्नल फ्लो जैसे सिंपल सा अगर हम लोग बोलें तो एयरक्राफ्ट मान लो, आप एयरक्राफ्ट मान लिया जाए कि साहब ये एक्सटर्नल फ्लो का एग्जांपल हो चुका है। किसका एग्जांपल हो चुका है? एक्सटर्नल फ्लो का। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझिए, ये आपके पास इस तरह से हो चुका है। ठीक है, बट हाँ इंटरनल फ्लो के लिए क्या होगा? जब मैक नंबर लेस देन 1 होगा, जब मैक नंबर इक्वल टू 1 होगा और जब मैक नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो इसको बोलेंगे आप सब सोनिक फ्लो। इसको बोलेंगे आप सोनिक फ्लो, इसको बोलेंगे सुपर सोनिक फ्लो। ठीक है, तो ऐसा सोनिक फ्लो को ही क्रिटिकल फ्लो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है माय डियर फ्रेंड? क्रिटिकल फ्लो भी कहा जाता है। तो सोनिक फ्लो को क्रिटिकल फ्लो भी कहा जाता है और ये इस तरह से। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ध्यान से समझिए, ये पार्ट ये इस तरह से हो गया। अब ये आपने कंप्रेसिबल फ्लो का इंट्रोडक्शन पार्ट इस तरह से धीरे धीरे पढ़ लिया है। कंप्रेसिबल फ्लो में एक इंपॉर्टेंट बात है जो अपने को समझना है और जो बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज माय डियर फ्रेंड, दैट इज नथिंग बट स्टैग्नेशन पॉइंट। दैट इज नथिंग बट स्टैग्नेशन पॉइंट या स्टैग्नेशन स्टेट भी वो आप बोल सकते हैं। स्टैग्नेशन पॉइंट बोलिए या स्टैग्नेशन स्टेट बोलिए, ठीक है, एक ही बात है। तो मेरे दोस्त सपोज ये पाइप का फ्लूइड, एक फ्लूइड है जो किसी पाइप में फ्लो कर रहा है, एक फ्लूइड है जो किसी पाइप में फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक फ्लूइड है जो किसी पाइप में फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक फ्लूइड है जो किसी पाइप में फ्लो कर रहा है। ठीक है, सपोज ये है। माय डियर फ्रेंड, ये सपोज 1-1 सेक्शन है और ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है। माय डियर फ्रेंड 1-1 सेक्शन है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो फ्लो के दौरान उसका एक अपना वेलोसिटी होगा, उसका एक अपना प्रेशर होगा, उसका एक अपना एनर्जी होगा, सब कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं वेलोसिटी v1 है, प्रेशर वगैरह p1 है और बाकी चीजें आपको ऐसे ही 1-1 कर लेना है। माय डियर फ्रेंड फ्लो करते 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 आगे कुछ ऐसा कंडीशन आया कि जब उसकी वेलोसिटी जो है वो हो गई 0। वेलोसिटी क्या हो गई माय डियर फ्रेंड? 0। तो फ्लो के दौरान वेलोसिटी हो चुकी है 0, मगर शर्त ये है, कंडीशन ये है कि जो वेलोसिटी 0 हुई है वो रिवर्सिबल मैनर में होना चाहिए, एडियाबैटिक मैनर में होना चाहिए। यानी रिवर्सिबल एडियाबैटिक मैनर में अगर वेलोसिटी 0 हो गई है तो उस पॉइंट को, उस स्टेट को स्टैग्नेशन पॉइंट कहा जाएगा। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। फ्लूइड फ्लो के दौरान अगर फ्लूइड की वेलोसिटी रेस्ट पर आ गई है, बट रेस्ट पर आई है तो वो कैसे आई है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक मैनर में। तो उस फ्लो को आप क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड? उस टाइप के फ्लो को आप बोलेंगे, मतलब वो जो पॉइंट मिलेगा, वो जो अचीव होगा स्टेट, उसको आप बोलेंगे स्टैग्नेशन पॉइंट या स्टैग्नेशन स्टेट। तो वेलोसिटी 0 होना इंपॉर्टेंट नहीं है, वेलोसिटी 0 होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो वेलोसिटी 0 हुआ है वो कैसे हुआ है। क्या वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक मैनर में हुआ है? क्या वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक मैनर में हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तब आप बोलेंगे कि यस, वहां की जो वेलोसिटी है वो 0 हो चुकी है, तो वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक मैनर में हुआ है,
तो उसको आप बोलेंगे स्टैग्नेशन पॉइंट। और उस समय की जो वेलोसिटी होगी उसको आप 0 वैल्यू होगी, मगर आप उसको V01 बोलेंगे। प्रेशर जो होगा 0.1 बोलेंगे, ठीक है। और डेंसिटी जो होगा वो 0.1 बोलेंगे। टेम्परेचर जो होगा वो 0.1 बोलेंगे, ठीक है। तो जो भी पॉइंट होगा उसको 0.1 0.1 ऐसे करके बोलेंगे, मगर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा माय डियर फ्रेंड, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि व्हेन फ्लो वेलोसिटी या व्हेन फ्लूइड फ्लो या when velocity of fluid come at the rest condition in a reversible adiabatic manner, then it is called stagnation process। और वो जो लोकेशन होगा, वो जो स्टेट होगा, उसको आप क्या बोलेंगे, स्टैग्नेशन स्टेट बोलेंगे, ठीक है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक मैनर में उसको 0 होना है। बात क्लियर है? जल्दी बता दीजिए, बात क्लियर है? सुहास, यस सर। बहुत अच्छे। तो फ्रॉम बर्नौली इक्वेशंस, अगर बर्नौली इक्वेशंस को देखा जाए तो क्या बोल सकते हैं आप, P1 बाई रो जी प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G, P2 बाई रो जी प्लस Z2 एंड V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस HL। ये बर्नौली इक्वेशंस है, जनरल इक्वेशन। माय डियर फ्रेंड, क्या HL यहां पर आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने बोला है रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल यानी आइडियल कंडीशन है। तो जब आइडियल कंडीशन होगा तो HL नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, Z1 Z2 तो एक ही है, V2 0 हो गया है, V2 0 हो चुका है। तो P1 बाई रो जी प्लस Z1 और ये है P0 1 बाई रो जी। तो यानी माय डियर फ्रेंड, आप ये कह सकते हैं कि जो स्टैग्नेशन पॉइंट का जो प्रेशर होगा, ये Z1 नहीं है, ये V1 स्क्वायर बाई 2G है, क्योंकि Z1 तो गायब हो गया। जो स्टैग्नेशन पॉइंट का जो प्रेशर होगा उसकी वैल्यू P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G से बराबर होगा, 2G के बराबर होगा। तो क्या आप आइडिया लगा सकते हैं कि P1 की वैल्यू बड़ी है या P01 की वैल्यू बड़ी है? क्या आप ये आइडिया बता सकते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी है, P1 या P01? कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, P1 या P01? बोलिए। P01। हाँ, बहुत अच्छे, क्योंकि P1 प्लस V स्क्वायर बाई 2G, P1 प्लस V स्क्वायर बाई 2G ऐसा है। तो इसका मतलब जो वैल्यू होगी वो प्रेशर्स की वो एक्सीड कर जाएगी। और इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। और बर्नौली साहब के हिसाब से फ्लूइड के पास प्रेशर, डेटम और वेलोसिटी की एनर्जी है। तो जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसकी वेलोसिटी वाली एनर्जी 0 होगी। तो जो वेलोसिटी की एनर्जी 0 हुई है वो क्या होगा, वो कन्वर्ट होगा प्रेशर के फॉर्म में। तो दैट्स व्हाई जो वेलोसिटी कन्वर्ट हुआ है वो प्रेशर में राइज हो जाएगा। और यहाँ पे वो रिजल्ट भी आपको इस तरह से शो हो रहा है।
तो बर्नौली इक्वेशंस के हिसाब से आप यहाँ पे इस तरह से रिजल्ट देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आपने प्रेशर फाइंड आउट कर लिया, अब आपको टेम्परेचर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए, तो फ्रॉम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, फ्रॉम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस, ठीक है, फ्रॉम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस को हम लोग फॉलो करने वाले हैं और देखना चाहते हैं क्या होगा एनर्जी का इक्वेशन। तो क्या होता है, हाफ v1 स्क्वायर प्लस जी z1 प्लस h1 प्लस q पर यूनिट मास विल बी हाफ v2 स्क्वायर प्लस जी z2 प्लस h2 और प्लस वर्क पर यूनिट मास। यही होता है ना, ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। अब देखिए जरा, आप बोल रहे हैं Z1 Z2 एक ही है, आप बोल रहे हैं कि V2 की वैल्यू 0 हो चुकी है, आप बोल रहे हैं कोई हीट ट्रांसफर नहीं है, एडियाबैटिक मैनर होना चाहिए, और आप बोल रहे हैं कोई भी वर्क का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, वर्क भी नहीं है, तो यहाँ पे वर्क भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो चलिए, यहां पर हो चुका है हाफ v1 स्क्वायर प्लस h1 विल बी इक्वल टू h2, और h2 को क्या लिखने वाले हैं आप, H01। H2 को क्या लिखेंगे माय डियर फ्रेंड, H01। तो अगर ध्यान दिया जाए तो हाफ v1 स्क्वायर और ये हो गया CpT1 और CpT01। अगर इंथैल्पी की बात करें तो इंथैल्पी क्या होता है, Cp होता है, Cpt होता है, तो CpT1 और CpT01। माय डियर फ्रेंड, अब आप Cp से डिवाइड कर लीजिए, तो T01 जो हो जाएगा, T01 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, T01 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, ये हो जाएगा T1 प्लस Cp से डिवाइड किया है आपने, V1 स्क्वायर अपॉन 2Cp, V1 स्क्वायर अपॉन 2Cp। और अगर T1 से भी डिवाइड कर लें तो T01 अपॉन T1, T01 अपॉन T1, ये हो जाएगा 1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2Cp T1, 2Cp T1। माय डियर फ्रेंड, ये यहां तक की कहानी क्या क्लियर है, क्या यहां तक क्लियर है, सुहास, निखिल, क्लियर है यहां तक? चलिए, बहुत अच्छे। तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है। अब दोस्तों एक बात समझिए, T01 अपॉन T1 इज द 1 प्लस, ये आपने लिखा है 1/2 V स्क्वायर, Cp की वैल्यू को माय डियर फ्रेंड, Cp की वैल्यू अगर आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये होता है गामा R अपॉन गामा -1। क्या होता है, गामा R अपॉन गामा -1। ठीक है, तो ये Cp की वैल्यू होती है, और T1 आपके पास है ही, T1 आपके पास है ही, और ये गामा -1 ऊपर को भेज दीजिए, गामा -1 ऊपर को भेज दीजिए, तो जो T01 अपॉन T1 है ये हो गया 1 प्लस, थोड़ा मैं ऊपर लिखूं, T01 अपॉन T1 जो है वो हो गया 1 प्लस गामा -1 अपॉन 2, गामा -1 अपॉन 2 V स्क्वायर अपॉन गामा R T1 स्क्वायर, गामा R T1 स्क्वायर। माय डियर फ्रेंड, गामा R T1 जो होता है, ये जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड का स्क्वायर होता है। क्या होता है माय डियर फ्रेंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड का स्क्वायर होता है। ये जो आपने किया था यहाँ पे, तो जो C होता है, मैं अभी आगे चलो प्रूफ कर दूंगा, जो C होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है वो हो जाता है गामा R T, ये होता है। आगे मैं इसको प्रूफ कर दूंगा अभी, बट ये अभी थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि जो C होता है वो होता है √ओवर गामा R T1। तो जब गामा R T1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये C का स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा,
ये हो जाएगा सी का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? सी का स्क्वायर। तो टी नॉट 1/T1 इज द 1 प्लस गामा माइनस 1/2, ये हो जाएगा v स्क्वायर और c स्क्वायर। c क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड। और v बाई c क्या होता है? m होता है, मैक नंबर होता है, और उसका स्क्वायर कर लिया तो मैक नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, ये हो चुका है T01/T1 is the 1 plus is the 1 plus is the 1 plus गामा -1/2 मैक नंबर का स्क्वायर। मैक नंबर का स्क्वायर। माय डियर फ्रेंड, ये आपके पास इस तरह से हो जाता है। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको ध्यान से समझ लेना। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है? अच्छा, एक और बात समझिए। आप फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंडीशन, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंडीशन या फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, आप ये जानते हैं कि T2/T1 या P2/P1 जो होता है वो T2/T1 के पावर में गामा अपॉन गामा -1 होता है। बोलो यस या नो? क्या ये जानते हैं आप? क्या आप ये जानते हैं कि जो P2/P1 होता है? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो ये आपके पास इस तरह से होता है। तो P2 की जगह चलिए लिख लेते हैं P01, P01, और P1 की जगह लिख लेते हैं P1। तो ये हो जाएगा T01/T1 के पावर गामा अपॉन गामा -1। एंड माय डियर फ्रेंड, T01/T1 आपके पास यहाँ पे है, आपके पास यहाँ पर है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस गामा -1/2 m स्क्वायर। ये T01/T1 लिखा है आपने, इसके पावर में है गामा अपॉन गामा -1, गामा अपॉन गामा -1। तो ये आपके पास एक और रिजल्ट आ गया है। तो होपफुली क्लियर होगा। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये आपके पास इस तरह से हो गया। बहुत अच्छे। तो ये आपके पास इस तरह से हो गया। निखिल, तेजस, इज एवरीथिंग ओके? ओके, बहुत अच्छे। तो माय डियर फ्रेंड, एक और बात जानते हैं आप, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आप ये भी जानते होंगे कि P/ρ पावर गामा जो होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या ये जानते हैं आप? क्या आप ये जानते हैं P/ρ पावर गामा कांस्टेंट होता है? P/ρ पावर गामा कांस्टेंट होता है। जैसे आप ये जानते हैं ना, वैसे आपको ये भी जानना चाहिए। बोलो यस या नो? अरे बोलो यार, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। जानते हो या नहीं जानते हो? नहीं जानते हैं? चलो अच्छा, देख लेते हैं। ये जानते हो आप, पीवी पावर गामा इज द कांस्टेंट, ये तो जानते होंगे ना? यस सर। अच्छा, V क्या है? अगर पर यूनिट मास की बात करें तो V क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा। अगर पर यूनिट मास की बात करें तो ये जो V है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है। और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी का उल्टा होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी का उल्टा होता है। तो जैसे आप ये लिख रहे हो वैसे आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है? कोई डाउट? अभी कोई डाउट है? चलिए, तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है। तो माय डियर फ्रेंड, तो हम लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं P/ρ पावर गामा जो है वो कांस्टेंट होता है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर ρ2/ρ1 लिखना चाहें तो ये हो जाएगा P2/P1 के पावर में 1/गामा।
क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, 1/1 गामा हो जाएगा। और रो 2 को अगेन रो नॉट 1 लिख लेते हैं और ये रो 1 लिख लेते हैं। ये हो जाएगा P नॉट 1 हो जाएगा और ये P1 हो जाएगा। पावर में क्या लिखना है आपको, 1/गामा। तो 1/गामा की जगह क्या लिख सकते हो आप, मतलब P नॉट ये है ना, 1/गामा तो है ही ये, और P नॉट 1 अपॉन P1, P नॉट 1/P1 की जगह क्या लिखना है आपको, 1 प्लस गामा -1/2 मैक नंबर का स्क्वायर, और आपको लिखना है गामा अपॉन गामा -1 इंटू 1/गामा, गामा अपॉन गामा -1 इंटू 1/गामा। तो आप देख पा रहे होंगे कि गामा और गामा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर हम लोग डायरेक्टली लिखना पसंद करें तो आप लिख सकते हैं 1 अपॉन गामा -1, 1 अपॉन गामा -1। तो माय डियर फ्रेंड, मैक नंबर के फॉर्म में अब आपके पास टेम्परेचर का भी रिलेशन है, प्रेशर का भी रिलेशन है और डेंसिटी का भी रिलेशन है। तो किसके फॉर्म में है, मैक नंबर के फॉर्म में, गामा के फॉर्म में। गामा आपको पता होना चाहिए माय डियर फ्रेंड, एयर के लिए 1.4 होता है, एडियाबैटिक इंडेक्स बोला जाता है इसको, CP/CV होता है और उसकी वैल्यू 1.4 जैसा होता है। ठीक है, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो यार, एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो ये जो कंप्रेसिबल फ्लो आपने पढ़ा ना, ये जो कंप्रेसिबल फ्लो आपने पढ़ा माय डियर फ्रेंड, ठीक है, ये जो कंप्रेसिबल फ्लो आपने पढ़ा, ये अभी इस बार जुड़ा हुआ है, 2020 में जुड़ा हुआ है, 2020 में जुड़ा हुआ है 2021 के एग्जाम के लिए, यानी गेट 21 के एग्जाम के लिए ये ऐड हुआ है। ठीक है, और माय डियर फ्रेंड, अब ये 21 में भी क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे, और 22 में भी आने के चांसेस है, क्योंकि नया नया जुड़ा हुआ है तो आने के चांसेस हैं। और माय डियर फ्रेंड, जब कोई सिलेबस में नया चीज ऐड होता है ना, तो जो शुरुआत में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका लेवल बहुत ईजी होता है। माय डियर फ्रेंड, ये चीज ध्यान में रखना, लेवल ईजी ही पूछा जाएगा, और इस तरह से आप इस टॉपिक को स्किप करके मत जाना, इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाना, ताकि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए तो वो क्वेश्चन आप कर पाओ। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, बट पहले मैं वो डेरिवेशन तो कर लूं आपके पास। चलो, तो फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, आप बोल सकते हैं कि P अपॉन रो पावर गामा जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ए आप मान लीजिए, ए जो है वो कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट। हम लोग C इस वजह से नहीं लिख रहे हैं क्योंकि C वेलोसिटी ऑफ साउंड आपके मन में आ सकता है। ठीक है, तो यहां से हो गया, क्या हो गया माय डियर फ्रेंड, P इज द A रो पावर गामा, P इज द A रो पावर गामा। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो dp विल बी व्हाट, डिफ्रेंशिएट कर लिया, A गामा रो पावर गामा -1, A गामा रो पावर गामा -1, ये आपके पास है। और dp/d रो किया है एक्चुअली आपने, dp/d रो किया है आपने। ठीक है, ये था, उसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। अच्छा, और माय डियर फ्रेंड, आपने ऊपर भी रो से मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे भी रो से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो एक बात समझ रहे होंगे आप, कि माय डियर फ्रेंड, ये जो dp/d रो है,
ये क्या है, c है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है रूट के साथ, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो c स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये यहाँ पर आ गया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसको खींच के एक सेकेंड, तो ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड ये dp बाई डी रो जो हो गया वो c स्क्वायर हो गया। क्या हो गया माय डियर फ्रेंड, c स्क्वायर हो गया। ठीक है, c स्क्वायर हो गया। अब यहां पे देखिए, ये गामा बाई रो है और a, और ये रो पावर गामा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रो पावर गामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, रो पावर गामा हो जाएगा। कोई कॉम्प्लेक्स है, इसको आपने ऐसे लिख लिया है, कोई कॉम्प्लेक्स जल्दी बता दीजिए फास्ट। एनी डाउट, एनी डाउट? चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो माय डियर फ्रेंड ये जो सी स्क्वायर है वो हो गया गामा बाई रो, और आप यहां पे देख पा रहे होंगे ए रो पावर गामा के बदले में क्या लिख सकते हो आप, पी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, पी। अच्छा, क्या आप जानते हैं पी बराबर रो आर टी होता है? क्या आप जानते हैं पी बराबर रो आर टी होता है? बोलिए, P इज द रो आर टी, जानते हैं? यस या नो? अरे बोलो यार, कुछ तो बताओ। यस, P इज द रो आर टी। तो ये P बाई रो क्या हो गया, P बाई रो क्या हो गया, P बाई रो क्या हो गया, P बाई रो हो गया आर टी। तो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, C स्क्वायर इज द गामा आर टी, यानी C इज द गामा आर टी, C इज द गामा आर टी। यही हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, यही हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे, ये यहाँ पे, चलिए मैं इसको थोड़ा प्रूफ कर लूंगा, बट अभी के लिए मान लीजिए। तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है। तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो किसके बराबर हो जाएगा, गामा आर टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब माय डियर फ्रेंड, अब मैं इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूं, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल आराम से करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। एक प्लेन है, एक प्लेन है जो सी लेवल पे चल रहा है। कहां चल रहा है माय डियर फ्रेंड, सी लेवल पे चल रहा है। और उस समय जब चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है माय डियर फ्रेंड, इसकी वेलोसिटी है 800 किलोमीटर पर आवर। 800 किलोमीटर पर आवर। एक प्लेन है जो सी लेवल पे चल रहा है 800 किलोमीटर पर आवर से, और यहां पे जो टेम्परेचर है ना वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना है, 15, यानी सी लेवल का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, और सी लेवल पर एक प्लेन चल रहा है कितने पे, 800 किलोमीटर पर आवर से। अब यही प्लेन अब कुछ ऊंचाई पे, कुछ एलिवेशन पे वो चल रहा है। ठीक है, तो सम एलिवेशन पे चल रहा है प्लेन सेम मैक नंबर से, सेम मैक नंबर से। सेम मैक नंबर मतलब जो यहां पे मैक नंबर था ना उसी मैक नंबर से चल रहा है। तो उसकी वेलोसिटी बतानी है, उसकी वेलोसिटी बतानी है क्या होगा अगर सेम मैक नंबर से चलेगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जबकि वहां का जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड है। उस एलिवेशन पे जो टेम्परेचर है वो कितना है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन क्लियर हो चुका है?
क्या क्वेश्चन समझ में आ चुका है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन के सलूशन पे नहीं जाएंगे, क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्लियर है या नहीं है? सुहास, निखिल, तेजस, चलिए तो क्वेश्चन क्लियर है। चलो, इसका मतलब क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि वहां पर वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी kph में बताना, किलोमीटर पर आवर में बताना। ठीक है, चलिए ट्राई करिए, ट्राई करिए जरा, ट्राई करिए। बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। मैं ट्राई करूं क्या? अगर नहीं आ रहा है तो मैं ट्राई करूं। निखिल, तेजस, मैं ट्राई करूं। चलो अच्छा, चलो अच्छा दोस्तों, देखो यार, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेम मैक नंबर पे क्या होगा। तो इसका मतलब आपको पहले मैक नंबर निकालना होगा। तो मैक नंबर के लिए यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड चाहिए। मैक नंबर के लिए यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है? मतलब एट सी लेवल वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा? गामा आर टी, गामा आर टी। गामा की वैल्यू क्या है? गामा की वैल्यू क्या है? एयर के लिए 1.4 होता है, और आर कितना होता है? 287 होता है, और टी कितना हो गया? टी 15 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, यानी 288 हो गया। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ साउंड आ गया। अब जब वेलोसिटी ऑफ साउंड आ गया तो यहाँ पे मैक नंबर आ जाएगा। तो मैक नंबर आ जाएगा v बाई सी। तो v को आपको चेंज करना होगा। 800 किलोमीटर पर आवर है ना, तो यानी 5/18 कर लेंगे आप। ठीक है, तो 5/18 कर लेंगे तो ये वैल्यू क्या आ गई? ये वैल्यू क्या आ गई? ये वैल्यू आ गई है,
ये वैल्यू आ गई है 340.17, ठीक है, और वो वैल्यू आ गई है 222, ठीक है, फिर से कर लेते हैं। 222.22 मीटर पर सेकेंड, और V बाई सी कर लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आ गया 0.653, 0.653। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, यही मैक नंबर, यही मैक नंबर पे ये ऑपरेट हो रहा है, यही मैक नंबर पे ये ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। क्या होगा, V बाई सी, इसी मैक नंबर पर ये ऑपरेट हो रहा है, तो मैक नंबर तो वही होगा, और मैक नंबर होता है V बाई सी, V बाई सी यानी गामा आर टी, ठीक है। तो मैक नंबर की वैल्यू कितनी है, तो यहां से अगर देखा जाए तो मैक नंबर वही होगा 0.653, 0.653 यही होगा, और V की वैल्यू हमें नहीं पता है, और ये रूट ओवर गामा आर टी, तो रूट ओवर गामा आर टी कर लेंगे, गामा 1.4, आर 287, और टेम्परेचर कितना है 233 कर लेंगे ना, क्योंकि आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, ये V की वैल्यू है, V की वैल्यू कितनी होगी नहीं पता है, गामा की वैल्यू है 1.4, आर की वैल्यू है 287, और टी की वैल्यू है 40 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस, तो 233, और मैक नंबर कितना है, मैक नंबर है 0.653, तो 0.653, 0.653, तो यहां से वेलोसिटी आ जाएगी, यहां से वेलोसिटी आ जाएगी, कितनी वेलोसिटी आ रही है, बहुत अच्छे, 199, बहुत अच्छे निखिल, किलोमीटर पर आवर में बताना है तो इसी को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इनटू अपने को करना है 1.4, 287, 233, तो 199.88 मेरा आ गया है, और इसको ये मीटर पर सेकंड आएगा, और इसको केपीएच में लिखना होगा, तो 18 और डिवाइडेड बाय 5, ये मेरा आ जाएगा 719.57, 719.57 केपीएच। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, तो ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्लियर है ना, सभी को क्लियर है, सुहास, तेजस, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है, ये आपके पास इस तरह से हो चुका है, तो माय डियर फ्रेंड कंप्रेसिबल फ्लो ये इस तरह से हो चुका है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं आईसी इंजन की तरफ, ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आईसी इंजन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ चलिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।
हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया डियर। चलिए डियर, अब हम लोग आईसी इंजन पढ़ने वाले हैं, बट एक बार थोड़ा सा इसको मैं स्विच ऑफ करके ऑन करूं, फिर स्टडी करते हैं ना। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं दोस्तों। अब हम लोग को आईसी इंजन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, आईसी इंजन गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत छोटा सा सिलेबस रख रहा है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है बस, आपको पढ़ना है ऑटो, डीजल, डुअल साइकिल पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको परफॉर्मेंस ऑफ एन आईसी इंजन पढ़ना है। बस आपको इतना ही सिलेबस है आईसी इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वैसे देखा जाए तो आईसी इंजन का बहुत ही वास्ट सिलेबस है, बट अपने गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे माय डियर फ्रेंड, आईसी इंजन। क्लियर है? क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? Yes, sir. ओके, बहुत अच्छे। तो माय डियर फ्रेंड, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आईसी इंजन, ठीक है। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड, शुरू करते हैं आईसी इंजन। तो सबसे पहली बात कि इंजन क्या है। इंजन क्या है आप बताना चाहेंगे कि किसे इंजन कहते हैं? इंजन किसे कहते हैं? एनीबॉडी? क्या आप बताना चाहेंगे कि इंजन किसे कहा जाता है? इंजन किसे कहा जाता है? कोई बताना चाहेगा इंजन किसे कहते हैं? पावर क्रिएटर। अच्छा, और कोई? एनीबॉडी एल्स? इंजन किसे कहा जाएगा? माय डियर फ्रेंड, इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। एनर्जी कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बेसिकली, हाँ बहुत अच्छे। तो एनर्जी कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता है, बट जो आउटपुट पे आपके पास जो एनर्जी होगी वो यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी। तो इंजन इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। माय डियर फ्रेंड, आप जानते होंगे कि दो तरह से एनर्जी होती है, एक हीट वाली होती है और एक वर्क वाली होती है। जो यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो कौन सी है? वो वर्क वाली एनर्जी है। तो इंजन जो आपको आउटलेट पे एनर्जी रखेगा वो कौन सा रखेगा माय डियर फ्रेंड? वो वर्क के फॉर्म में रखेगा, यानी सपोज मैकेनिकल एनर्जी रखेगा। तो इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो अपने को एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वो जो कन्वर्जन आउटलेट पे है वो क्या है? यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे आप अपनी बाइक के इंजन को इंजन बोलते हैं, वो क्या करता है माय डियर फ्रेंड? उसमें आप फ्यूल डालते हैं। फ्यूल क्या है? केमिकल एनर्जी रखता है। उस केमिकल एनर्जी को पहले हीट की एनर्जी में कन्वर्ट करते हो आप, फिर वो हीट की एनर्जी फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जो कि आपके व्हील पे पहुंच के आपको पावर डेवलप करके, मतलब आपका व्हील चलता है, ठीक है। और उसी पावर से कार वगैरह में एसी वगैरह भी चलाते हैं हम लोग, ठीक है। तो खैर वो सेकेंडरी बातें हैं, बट इंजन क्या होगा माय डियर फ्रेंड? वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इंजन माय डियर फ्रेंड दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, और एक होता है माय डियर फ्रेंड
एक्सटर्नल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। माय डियर फ्रेंड, इंटरनल कंबशन इंजन को आईसी इंजन आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं और इसको ईसी इंजन आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और आपको पता ही है, नाम से ही पता है कि आपके सिलेबस में क्या है माय डियर फ्रेंड, इंटरनल कंबशन इंजन है, ठीक है, एक्सटर्नल नहीं है। तो हमें यहाँ पे अभी किसके लिए बात करना है, अभी इंटरनल कंबशन इंजन के लिए हम लोग को डिस्कस करना है। क्या होता है इंटरनल कंबशन इंजन? माय डियर फ्रेंड, आपको पता है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो जनरली अपने लिए जो इजी होता है एनर्जी देना, वो हीट का फॉर्म होता है। तो हीट के फॉर्म को हम लोग देते हैं, इनपुट करते हैं, और आउटपुट पे अपने को मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी वर्क वगैरह ऐसा कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से समझना यार, जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो आप फ्यूल को जला रहे हो, अगर वो विद इन द इंजन है, इनसाइड द इंजन है, अगर आप हीट को जो आप प्रोवाइड करा रहे हैं, जो हीट आप दे रहे हैं, अगर वो कंबशन विद इन द इंजन है, तो वो होगा इंटरनल कंबशन इंजन। और अगर आप हीट कहीं और दे रहे हैं, उस हीट को यूटिलाइज कहीं और कर रहे हैं, यानी आपका कंबशन कहीं और हो रहा है और पावर डेवलपमेंट कहीं और हो रहा है, तो उसको बोलते हैं माय डियर फ्रेंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो इंटरनल कंबशन इंजन, आप एक ही साथ एक ही सिस्टम में हीट दे रहे हैं, वहीं से पावर डेवलप हो रहा है, वहीं से रिजेक्शन हो रहा है, ये सब सारी चीजें। बट एक्सटर्नल कंबशन इंजन में हीट कहीं और दिया जा रहा है, पावर डेवलपमेंट कहीं और हो रहा है, हीट रिजेक्शन कहीं और हो रहा है। तो ये सब चीजें थोड़ी अलग अलग होती हैं। अगर आप समझें तो मैं आपसे जानना चाहूं तो कौन ज्यादा बल्की होगा, बल्की साइज किसका होगा, आईसी इंजन का या ईसी इंजन का? बल्की साइज कौन होगा? ईसी इंजन होगा साहिल, आईसी इंजन नहीं होगा। आईसी इंजन तो कॉम्पैक्ट होगा, आईसी इंजन माय डियर फ्रेंड कॉम्पैक्ट होगा, क्योंकि उसी जगह आपका कंबशन हो रहा है, उसी जगह आपका हीट रिजेक्शन हो रहा है, उसी जगह एक्सपेंशन हो रहा है, पावर डेवलप हो रहा है, सब कुछ वहीं पे हो रहा है। मगर ईसी जो होगा एक्सटर्नल कंबशन, आप कहीं और हीट ऐड कर रहे हैं, कहीं और पावर डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं और रिजेक्ट हो रहा है, तो उसमें ढेर सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो जो रिजेक्शन, एडिशन, पावर एक्सपेंशन, ये सब चीजें हो रही हैं, वो अलग अलग हो रही हैं, अलग अलग डिवाइसेस में हो रही हैं। तो माय डियर फ्रेंड, वो जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन बल्कि हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए माय डियर फ्रेंड, आप एग्जाम्पल के लिए ढेर सारे एग्जाम्पल है, जैसे स्टीम इंजन ईसी का एग्जाम्पल है। स्टीम इंजन जैसे रेलवे में जो ट्रैक वगैरह, पहले जो पुराने वाले रेलवे होते थे, वहां पे कोयला डाला जाता था, कहीं और डाला जाता था, वो हीट कहीं और जाता था, स्टीम टरबाइन पे, वहां पे एक्सपेंशन होता था। जो आपने रैंकाइन साइकिल वगैरह में भी पढ़ा था कि बॉयलर में आप हीट दे रहे हैं, उसको यूटिलाइज कहाँ कर रहे हैं, टरबाइन में ले जाके, उसको रिजेक्ट कहाँ कर रहे हैं, इवेपोरेटर में। तो ये सब एक्सटर्नल कंबशन इंजन के एग्जाम्पल है। इंटरनल कंबशन इंजन के एग्जाम्पल आपकी बाइक है, उसी सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में आप हीट दे रहे हैं, वहीं से आप एक्सपेंशन करा के पावर डेवलप कर रहे हैं, वहीं से आप हीट रिजेक्ट करवा रहे हैं। तो फुली ये बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, ठीक है साहब, ठीक है तेजस, हाँ, बहुत अच्छे। तो माय डियर फ्रेंड, इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। माय डियर फ्रेंड, एक तो आपने बता दिया बल्कि जो होगा वो ये होगा। इफिशियंसी किसकी अच्छी होगी, इफिशियंसी किसकी अच्छी होगी? इफिशियंसी किसकी अच्छी होगी, इंटरनल या एक्सटर्नल? निखिल का कहना है इंटरनल, साहिल भी इंटरनल, और कोई? तेजस, सुहास?
मेरे दोस्त इंटरनल कंबशन के बारे में सोचो, इंटरनल कंबशन के बारे में सोचो। आप फ्यूल को जला रहे हो, वहीं पर एक्सपेंशन हो रहा है, वहीं पर हीट रिजेक्शन हो रहा है, और ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। फ्यूल दे रहे हो, एक्सपेंशन हो रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, क्या ये पॉसिबल है कि कुछ फ्यूल बिना जले भी बाहर चला जाए, या आप जो फ्यूल जल रहा है वो अच्छे से यूटिलाइज ना हो पाए, तब तक आप उसको रिजेक्ट कर दो? क्या ये सब चीजें पॉसिबल है या नहीं है? क्या ये सब चीजें पॉसिबल है या नहीं है? बोलो यार, क्या ये सब चीजें पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है यार। तो आईसी इंजन में वेस्टेज एनर्जी का ज्यादा होता है। आईसी इंजन में यानी इंटरनल कंबशन इंजन में जो वेस्टेज हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। क्यों ज्यादा हो रहा है, होपफुली आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ एफिशिएंसी इसकी खराब होगी। यहाँ पे तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन में आपने एक जगह हीट ऐड किया, फिर उस हीट को ले जाके पूरा एक्सपेंशन कहीं और कर रहे हैं, फिर रिजेक्शन कहीं और कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आपके पास हो रही हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि माय डियर फ्रेंड, आप इस बात के लिए अवेयर हैं कि आईसी इंजन में वेस्टेज ज्यादा है तो इफिशियंसी खराब होगी। तो आईसी इंजन की इफिशियंसी खराब होती है, बट कॉम्पैक्ट होता है, बट कॉम्पैक्ट होता है। इसी इंजन इफिशियंसी अच्छी होती है, बट वो बल्की होता है, ठीक है। तो आपकी बाइक के लिए सुटेबल कौन है? आईसी इंजन सुटेबल है। भले ही थोड़ी इफिशियंसी खराब है, बट सुटेबल कौन है माय डियर फ्रेंड? सुटेबल आपके लिए आईसी इंजन है। क्यों आईसी इंजन सुटेबल है? क्योंकि साइज छोटी है, ठीक है ना। साइज छोटी है। जैसे मान लीजिए आप एक बाइक ले लिए, वो 1 लीटर पेट्रोल डलाने पे, 1 लीटर पेट्रोल डलाने पे, और मान के चलते हैं 1 लीटर पेट्रोल डलाने पे वो 200 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, मतलब 200 किलोमीटर तक चल रही है, 200 किलोमीटर पर आवर नहीं, सॉरी, 200 किलोमीटर तक जा रही है। बहुत अच्छी बाइक मानी जाएगी। बट मान लो वो बाइक की साइज बहुत हैवी है, बहुत लोड उसके ऊपर ज्यादा ऐसा कुछ है, तो इसका मतलब उसको यूज नहीं कर सकते आप ना, शहर वगैरह में कैसे चलाएंगे आप, ठीक है। तो कुल मिला के आईसी इंजन जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। आईसी इंजन की इफिशियंसी भले ही खराब है ईसी के कंपेयर में, बट ये कॉम्पैक्ट होता है, तो कॉम्पैक्ट के लिए लाइटर आप बोल सकते हैं। तो आपकी बाइक जो है वो लाइटर रहेगी, दैट्स वाई हम लोग किसको यूज करते हैं? आईसी इंजन को यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, चलिए, बहुत अच्छे। तो इसमें कुछ नॉमेनक्लेचर होते हैं, कुछ नॉमेनक्लेचर हैं। होपफुली आप सभी ने रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर पढ़ा होगा। रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो मैंने पढ़ाया था वो पढ़ा था? अरे रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो मैंने पढ़ाया था वो वीडियो पढ़ा है, देखा है? मैंने रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर पढ़ाया था, सुहास ने देखा है, और साहिल ने नहीं देखा है, निखिल ने देखा है, चलो ठीक है। तो उसको देख लेना यार। नॉमेनक्लेचर वहां पे है कि इनर डेड सेंटर किसे कहते हैं, आउटर डेड सेंटर किसे कहते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम किसे कहा जाएगा, स्वेप्ट वॉल्यूम किसे कहा जाएगा, स्ट्रोक लेंथ किसे कहा जाएगा, क्रैंक किसे कहा जाएगा, क्रैंक का रेडियस क्या होगा, ये सब चीजें मैंने वहां पे बताई है, ठीक है। तो वो वाला वीडियो एक बार देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो खैर, अब हम लोग माय डियर फ्रेंड आते हैं ऑटो साइकिल पे। किस पे आते हैं माय डियर फ्रेंड? ऑटो साइकिल पे, ठीक है। तो ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल, तो जो ऑटो साइकिल है उसको ध्यान से समझते हैं क्या है ऑटो साइकिल। तो ऑटो साइकिल माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल से समझते हैं। 1876 में ऑटो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये साइकिल के बारे में बताया, ठीक है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि आपके पास एक पीवी का प्लॉट है, एक पीवी का प्लॉट है, और साथ ही साथ आपके पास एक टीएस का भी प्लॉट है। तो एक पीवी का भी प्लॉट है माय डियर फ्रेंड, और एक पीवी का भी प्लॉट है, और एक टीएस का भी प्लॉट है, ठीक है।
इसी पीवी को आप टीएस में कन्वर्ट करते हैं, इसी पीवी को आप टीएस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन है बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पे भी ये वर्टिकल लाइन है, इस लाइन का लेंथ इस लाइन के लेंथ से ज्यादा होगा, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये विजिबल होगा अच्छे से। एक बार थोड़ा और मैं बना लूं, किस कलर्स को प्रिफर करते हैं। ये इस तरह से, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 1। माय डियर फ्रेंड, यहां पे हम लोग हीट ऐड करते हैं, यहां पे हीट रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। ये भी एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये भी एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो अभी मैं सारे प्रोसेस लिखूंगा, उसका टेंशन मत लो आप। 1 से 2 एक रिवर्सिबल, अच्छा ऑटो साइकिल एक रिवर्सिबल साइकिल है, एक एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, ठीक है ना। एयर स्टैंडर्ड साइकिल क्या होता है मेरे दोस्त? एयर स्टैंडर्ड साइकिल मतलब ये हुआ कि जो वर्किंग फ्लूइड होगा वो हम लोग एयर मान के चलेंगे, और एयर को आप आइडियल गैस मान के चलेंगे। सीपी, सीवी, आर, ये सब जो चीजें हैं वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होंगी। मास जो है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगा, यानी क्लोज सिस्टम होगा। ये सब कुछ एजम्पशंस होते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल में। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल एयर के साथ ऑपरेट होगा, वर्किंग फ्लूइड एयर है और एयर आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, उसका सीपी, सीवी, आर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा, मास थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगा। सभी प्रोसेस उसमें आने वाले सभी इंडिविजुअल प्रोसेस रिवर्सिबल होंगे, यानी पूरी की पूरी साइकिल जो होगी वो रिवर्सिबल होगी, ठीक है। ये कुछ एजम्पशंस हैं किसमें? एयर स्टैंडर्ड साइकिल में। तो ऑटो साइकिल इज आल्सो नोन एज एयर स्टैंडर्ड साइकिल। बात क्लियर है? बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड? माय डियर फ्रेंड, ये 1 से 2, 2 से 3 ये हीट ऐड हो रहा है और ये हीट रिजेक्ट हो रहा है। ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम है। आप इस बात को देख पा रहे होंगे कि यहां से यहां तक का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, यहां से यहां तक का जो वॉल्यूम है वो क्या है? कांस्टेंट है। यहां से यहां तक का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। ये जो वॉल्यूम है वो क्या कहोगे आप? स्वेप्ट वॉल्यूम कहेंगे, और ये जो वॉल्यूम है वो क्या कहेंगे? वो क्लियरेंस वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है। चलो खैर वापस आते हैं। तो माय डियर फ्रेंड ध्यान से समझिए, 1 से 2 आपने रिवर्सिबल एडियाबैटिक मैनर में कंप्रेशन किया है, 2 से 3 आप रिवर्सिबल हीट एडिशन किया है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हुआ है, 3 से 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ है, और 4 से 1 अगेन रिवर्सिबल हीट रिजेक्शन हुआ है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे भी वही बात है, बस वो पीवी का प्लॉट है और ये टीएस का प्लॉट है। तो ऑटो साइकिल का ये पीवी और ये टीएस क्लियर है? डायग्राम क्लियर है? डायग्राम क्लियर है माय डियर फ्रेंड पीवी और टीएस के लिए? डायग्राम क्लियर है पीवी और टीएस के लिए? बहुत अच्छे। तो माय डियर फ्रेंड जो प्रोसेस 1 से 2 है, जो प्रोसेस 1 से 2 है, कैसा प्रोसेस है साहब? ये प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये ऐसा प्रोसेस है। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन अगर हुआ है तो आप बोल सकते हैं, इजीली बोल सकते हैं कि साहब जो कंप्रेशर का जो वर्क है वो हो जाएगा P2V2
माइनस P1V1 अपॉन गामा -1, या आप इसी को बोल सकते हैं MR T2 - T1 अपॉन गामा -1। ये कंप्रेशन का वर्क हो जाएगा, ठीक है। और प्रोसेस 2 से 3, प्रोसेस 2 से 3 क्या होगा माय डियर फ्रेंड? प्रोसेस 2 से 3 जो है वो रिवर्सिबल हीट एडिशन है, रिवर्सिबल हीट एडिशन है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वेरी सॉरी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन करेंगे तो mCV डेल्टा T लिखेंगे, यानी T3 माइनस T2 लिखेंगे। बोलो साहब, mCV डेल्टा T लिखेंगे यानी T3 माइनस T2 लिखेंगे, सही है ना? अरे सही है साहब। और अब आपको लिखना है प्रोसेस 3 to 4, प्रोसेस 3 to 4। तो प्रोसेस 3 to 4 क्या है माय डियर फ्रेंड? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, यानी जो एक्सपेंशन में वर्क मिलेगा वो होगा P3V3 माइनस P4V4 अपॉन गामा -1। क्या होगा? गामा -1। और इसी को आप बोल सकते हैं MR T3 - T4 अपॉन गामा -1। और अगेन प्रोसेस 4 to 1, क्या होगा 4 to 1 माय डियर फ्रेंड? रिवर्सिबल हीट रिजेक्शन है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी क्या बोल सकते हैं माय डियर फ्रेंड? जो हीट रिजेक्ट हो रहा है वो अगेन mCV T4 माइनस T1। यानी माय डियर फ्रेंड जो ऑटो साइकिल है, जो ऑटो साइकिल है वो 4 प्रोसेस से मिलके बना है, और वो 4 प्रोसेस 2 एडियाबैटिक प्रोसेस है और 2 आइसोकोरिक प्रोसेस है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट। इस आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन होगा, और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा माय डियर फ्रेंड? एडियाबैटिक प्रोसेस में आप बोलते हैं कि ये यहाँ पे एडियाबैटिकली कंप्रेशन और एडियाबैटिकली एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन से आपको वर्क मिलता है और कंप्रेशन से आप वर्क इनपुट करते हैं, ठीक है? बोलो ठीक है साहब, ठीक है? यहां तक ठीक है ना? यहां तक ठीक है? बहुत अच्छे। अब माय डियर फ्रेंड हम लोग बात करना चाहते हैं इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल। क्या बात करना चाहते हैं? इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल। तो जो इफिशियंसी होगी ऑटो साइकिल की, उसके लिए हम लोग बात करना चाहते हैं। मैं 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। मैं 1 मिनट में जस्ट अभी आता हूं, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है? 1 मिनट के लिए, ओके, थैंक यू।
चलिए माय डियर फ्रेंड, इफिशियंसी क्या होती है? इफिशियंसी होती है 1 माइनस क्यू टू बाई क्यू वन। इफिशियंसी क्या होती है माय डियर फ्रेंड? 1 माइनस क्यू टू बाई क्यू वन। जो इफिशियंसी हो गई 1 माइनस क्यू टू क्या है यार? हीट रिजेक्शन, यानी MCV T4 माइनस T1, T4 माइनस T1 अपॉन ये हो गया MCV T3 माइनस T2। MCV T3 माइनस T2 पे आप हीट ऐड कर रहे हैं, हीट एडिशन देखो MCV T3 माइनस T2, हीट रिजेक्शन MCV T4 माइनस T1। ओके, आपको पता है MCV गायब हो चुका है, और यहां से आपने T1 कॉमन ले लिया, यहां से आपने T1 कॉमन ले लिया, और यहां से आपने T2 कॉमन ले लिया, तो आपके पास हो जाएगा T4 बाई T1 माइनस 1 और T3 बाई T2 माइनस 1। ठीक है, T4 बाई T1 माइनस 1 और T3 बाई T2 माइनस 1, ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास इस तरह से हो चुका है। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, बिल्कुल आराम से, कि जो इफिशियंसी है वो इस तरह से हो चुकी है। अब ये मान लीजिए ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 1। दोस्तों फॉर प्रोसेस 1 से 2 देखो आप, 1 से 2 कैसा प्रोसेस है यार? 1 से 2 मेरे दोस्त रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है। 1 से 2 कैसा है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको पता है तो आप जानते हैं कि जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसमें टीवी पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट होता है। क्या ये बात पता है? क्या ये बात पता है कि जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें, चेंज कर ले कलर, चलो ठीक है, तो ये ग्रीन वाला चलेगा ना? पिंक वाला ना ले, ग्रीन वाला चलेगा? तेजस क्या बोल रहे हैं आप? ये चलो, कौन सा चेंज करने को बोल रहे हैं? इधर LHS या कौन सा, एक बार बता दे तो ज्यादा अच्छा होगा। ग्रीन ओके, अच्छा ठीक है, तो चलो अच्छा ग्रीन ओके है, तो ग्रीन के साथ हम लोग चल लेते हैं, या चलो व्हाइट कर लेते हैं। फॉर प्रोसेस 1 से 2, 1 से 2 के लिए टीवी पावर गामा माइनस 1 जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ये आप जानते हैं, ये आप जानते हैं, ये मैं जानना चाहता हूं क्या ये फॉर्मूला पता है? एडियाबैटिक प्रोसेस में टीवी पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट होता है। अरे ठीक है ना? हाँ, माय डियर फ्रेंड 1 से 2 आप बोल रहे हैं, तो T1 V1 पावर गामा माइनस 1 इज द T2 V2 पावर गामा माइनस 1। तो T2 बाई T1 अगर आप करें तो T2 बाई T1 जो होगा वो V1 बाई V2 होगा पावर गामा माइनस 1 होगा, और V1 बाई V2, V1 by V2 is nothing but it is known as compression ratio। क्या बोला जाएगा my dear friend? compression ratio। तो R पावर गामा माइनस 1 और R जो होगा वो होगा compression ratio। R क्या होगा my dear friend? compression ratio। तो T2 by T1 is the R power gamma minus 1 and R power gamma minus 1 is nothing but it is a compression ratio। बोलो ठीक है? बोलो ठीक है साहब? ठीक है, जो V1 by V2 है वो क्या होगा? कंप्रेशन रेशियो होगा। देखो यहां से आपने कंप्रेशन करना शुरू किया और यहां पे आपने एंडिंग कर लिया, तो जो कंप्रेशन रेशियो होगा यहां से शुरू किया और यहां पे खत्म कर लिया, तो ये जो लार्जर वॉल्यूम होगा अपॉन स्मॉलर वॉल्यूम, तो लार्जर वॉल्यूम है V1 और स्मॉलर वॉल्यूम है V2, तो ये आपके पास इस तरह से हो गया। ठीक है, अब चलिए ये सपोज कर लिया आपने इक्वेशन नंबर 2। अच्छा R क्या हो गया? V1 बाई V2 हो गया,
R जो है वो V1 बाई V2 हो गया। क्या V1 में VS और VC दोनों छिपे हुए हैं? V1 में V1 जो होगा VC प्लस VS दोनों के बराबर होगा, बट जो V2 होगा वो केवल और केवल VC के बराबर होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस VS बाई VC, 1 प्लस VS बाई VC, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई C। बोलो ठीक है, बोलो साहब ठीक है। ठीक है यार, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं? क्योंकि VC बाई VS को आपने वहां पे क्लियरेंस रेशियो बोला है, VC बाई VS को क्लियरेंस रेशियो बोला है, और यहाँ पे VS बाई VC है, तो ये आपके पास हो गया। C क्या है माय डियर फ्रेंड? क्लियरेंस रेशियो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब माय डियर फ्रेंड फॉर प्रोसेस 3 to 4 बात कर लेते हैं। 3 to 4 अगेन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। 3 to 4 अगेन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, और इस रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में अगेन आप कह सकते हैं कि ये टीवी पावर गामा -1 होल्ड करेगा, और आप लिख सकते हैं T3 V3 पावर गामा -1 और T4 V4 पावर गामा -1। सपोज आप T3 बाई T4 के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो ये हो जाएगा V4 बाई V3 पावर गामा -1। एंड माय डियर फ्रेंड, V4 इज नथिंग बट V1 एंड V3 इज नथिंग बट V2। देखिए यहां पे V4 is nothing but V1 or V3 is nothing but V2. So my dear friend, you can easily written as V4 is the V1 and V3 is the V2 power gamma -1, and again V1 by V2 is the R compression ratio। ठीक है ना? तो ये आपके पास इस तरह से हो गया। लेट अस अज्यूम दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, माय डियर फ्रेंड, अगर आप देखें 2 और 3 के लिए, तो क्या है आपके पास? RHS सेम है, RHS सेम है। तो जब RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा, और LHS क्या है? T2 बाई T1, और यहाँ पे क्या है? T3 बाई T4। तो माय डियर फ्रेंड अगेन आप बोल सकते हैं कि T2 और T4 बराबर T1 और T3, ऐसा आप अगेन बोल सकते हैं, ऐसा आप अगेन बोल सकते हैं। क्या ये बातें आपने पहले भी बोला था? क्या ये बातें आपने पहले भी बोला था कभी? यस या नो? कहां पर कहा था यार? कहां पर कहा था माय डियर फ्रेंड? क्विकली बताइए, क्विकली बताइए। ब्रेटन साइकिल में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपने ब्रेटन साइकिल में भी ऐसा कहा था कि इवन का मल्टीप्लीकेशन और डॉट के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। बहुत अच्छे। तो ये माय डियर फ्रेंड T2 T4 T1 T3 बराबर हो चुका है। अब माय डियर फ्रेंड यहां पे देखो, T4 बाई T1 और T3 बाई T2 एक जैसा है। यहां से देखिए T4 बाई T1 और T3 बाई T2 एक जैसा है, तो माय डियर फ्रेंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। क्या बचेगा आपके पास? बचेगा 1 माइनस T1 बाई T2। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो इफिशियंसी हो गई वो 1 माइनस T1 बाई T2 हो गई है।
जो इफिशियंसी हो गई है वो 1 माइनस T1/T2 हो गई है, एंड T1/T2 इक्वेशन नंबर यहां से T2/T1 r पावर गामा माइनस 1 है, तो T1/T2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन r पावर गामा माइनस 1. This is the efficiency of Otto cycle. This is the efficiency of Otto cycle. 1 माइनस 1 अपॉन r पावर गामा माइनस 1. क्लियर है इफिशियंसी ऑटो साइकिल की? ऑटो साइकिल की इफिशियंसी क्लियर है? फटाफट बता दीजिए, ऑटो साइकिल की इफिशियंसी क्लियर है? अरे बोलो भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे. क्या आपने पाया कि जो ऑटो साइकिल की इफिशियंसी है विल बी द फंक्शन ऑफ r एंड गामा, will be the function of r and gamma. and अगर r की वैल्यू बढ़ेगी तो भी इफिशियंसी बढ़ेगी, और गामा की वैल्यू बढ़ेगी तो भी इफिशियंसी बढ़ेगी. देखो यहां से r की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू क्या होगी, ये फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, माइनस वाली चीजें डिक्रीज करेगी तो इफिशियंसी बढ़ जाएगी, और गामा बढ़ेगा तो भी ये वैल्यू डिक्रीज करेगी तो फिर बढ़ जाएगा. तो ये r की वैल्यू के साथ साथ ये ऐसा रिलेशन है. तो माय डियर फ्रेंड, आप अगर अगेन वो डायग्राम बनाना चाहें, ये सपोज r है, ये सपोज इफिशियंसी है, तो r बराबर 1 पे तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो वहां पे तो कंप्रेशन रेशियो हुआ ही नहीं. अब इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इफिशियंसी बढ़ती जाएगी, इफिशियंसी बढ़ती जाएगी. ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है. ये सपोज गामा 1.3 है, गामा 1.4 है, गामा 1.67 है. तो ये कुछ गामा के लिए आपने इसको ऐसे बना लिया है. ठीक है, बोलो क्या कोई डाउट है? क्या कोई डाउट है? चलिए बहुत अच्छे, क्लियर, बहुत अच्छे. अब माय डियर फ्रेंड, इस बात को समझना, बहुत अच्छे से समझना कि अब माय डियर फ्रेंड हम लोग बात करेंगे स्पार्क इग्निशन इंजन. स्पार्क इग्निशन इंजन, इसी को माय डियर फ्रेंड कहेंगे एसआई इंजन. इसी को माय डियर कहेंगे पेट्रोल इंजन. इसी को माय डियर फ्रेंड कहेंगे पेट्रोल इंजन. माय डियर फ्रेंड, जो एसआई इंजन है, जो एसआई इंजन है वो क्या है, वो रियल एक्चुअल साइकिल है, और जो ऑटो साइकिल है वो थ्योरेटिकल आइडियल साइकिल है. इस बात को ध्यान से समझना. एसआई इंजन जो है वो एक्चुअल साइकिल है, और जो ऑटो साइकिल है वो थ्योरेटिकल साइकिल है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल है. उसके सभी प्रोसेस रिवर्सिबल कंडीशन में होंगे. बट माय डियर फ्रेंड, ये क्या है, ये एसआई इंजन है, एक्चुअल साइकिल है. बट जो इसका रोल मॉडल है, जो एसआई इंजन का रोल मॉडल है वो ऑटो साइकिल है. एसआई इंजन का जो रोल मॉडल है वो कौन है माय डियर फ्रेंड, ऑटो साइकिल है. तो एसआई इंजन ऑटो साइकिल की तरह परफॉर्म करना चाहेगा, एसआई इंजन ऑटो साइकिल की तरह परफॉर्म करना चाहेगा. बट माय डियर फ्रेंड, इसका रोल मॉडल कौन है, ऑटो साइकिल है, तो वो कोशिश करेगा कि ऑटो साइकिल की तरह वो काम करे. ठीक है, यानी ये ऑटो साइकिल तो नहीं है बट उसकी तरह बिहेव करना चाहेगा. ये एक्चुअल साइकिल है, वो आइडियल साइकिल है. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई क्रिकेट खेलना सीखना चाहता है और बैटिंग करना चाहता है, तो जब वो बैटिंग करना चाहता है तो उसका मान लीजिए उसका रोल मॉडल जो है विराट कोहली है. सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए रोल मॉडल क्या है, विराट कोहली है. हालांकि आजकल इस नाम से आप नाराज हो सकते हो, बट मान लेते हैं विराट कोहली रोल मॉडल है. ठीक है, तो जो विराट कोहली रोल मॉडल है, आप उसको
आप उस क्रिकेटर के बारे में सोचो, वो क्रिकेटर किसकी तरह बैटिंग करना चाहेगा? विराट कोहली। यानी जो कवर ड्राइव मारेगा वो भी विराट कोहली की तरह, जो कट खेलेगा वो भी विराट कोहली की तरह, जो स्ट्रेट ड्राइव मारेगा वो भी विराट कोहली की तरह। तो यानी ऑटो साइकिल को ये रोल मॉडल मानता है, तो इसका मतलब कंप्रेशन भी ऑटो साइकिल की तरह, हीट एडिशन भी ऑटो साइकिल की तरह, हीट रिजेक्शन भी ऑटो साइकिल की तरह, और एक्सपेंशन भी ऑटो साइकिल, सारी चीजें उसी तरह होगी। बट माय डियर फ्रेंड, ये एक्चुअल है, वो थ्योरेटिकल है, उसमें कोई कमी नहीं होगी, इसमें कमी हो जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात क्लियर हो रही है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात क्लियर हो रही है दोस्तों? 2 2 नहीं लिखते हैं, 1 1 नहीं लिखते हैं, ये इनर डेड सेंटर है। अच्छा, अगर सिलेंडर जो है, बहुत अच्छे, अगर सिलेंडर जो है माय डियर फ्रेंड हॉरिजॉन्टल में होगा तो आप इनर डेड सेंटर और आउटर डेड सेंटर बोलेंगे, और अगर वर्टिकल में होगा तो उसी चीज को आप टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर कह सकते हैं। अगर यही हॉरिजॉन्टल में होगा तो इनर डेड सेंटर, आउटर डेड सेंटर, वर्टिकल में होगा तो टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, अच्छा चलिए। माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल आराम से समझेंगे। ये है आपके पास आईसी इंजन के बारे में, सॉरी एसआई इंजन, यानी पेट्रोल इंजन के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। तो ये है मेरे पास मेरे दोस्त कार्बोरेटर। क्या है मेरे दोस्त? कार्बोरेटर। कार्बोरेटर में एयर आता है और पेट्रोल आता है, ठीक है। और एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर है, एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर है वो यहां पर आता है। तो माय डियर फ्रेंड, इसको बोलते हैं चार्ज। क्या बोलेंगे? चार्ज। तो कार्बोरेटर क्या करता है? कार्बोरेटर में एयर होता है, एयर आता है और पेट्रोल आता है, वहां पे उसका होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। और होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, और आपको पता है मेरे दोस्त पेट्रोल बहुत ही वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल मतलब फटाफट वेपराइज होने वाला। तो वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, फटाफट क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड? वोलाटाइल नेचर होने की वजह से वो वेपराइज हो जाएगा। तो कार्बोरेटर में इनका होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, वेपर फॉर्म में होते हैं, और अब ये यहाँ पे आता है। जब ये आउटलेट पे होगा, इनलेट पे तो पेट्रोल किस में होगा? लिक्विड फॉर्म में। बट आउटलेट पे क्या होगा माय डियर फ्रेंड? वो वेपर फॉर्म में होगा। तो चार्ज में क्या होता है? चार्ज में एयर और पेट्रोल का मिक्सचर होता है। चार्ज में एयर और पेट्रोल का मिक्सचर होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये होता है माय डियर फ्रेंड इनलेट वॉल्व। इनलेट वॉल्व। ये होता है एग्जॉस्ट वॉल्व। ये होता है एग्जॉस्ट वॉल्व। ये होता है इनलेट वॉल्व और ये होता है एग्जॉस्ट वॉल्व। चलो अब देखते हैं माय डियर फ्रेंड, अब क्या होगा। ये जैसे ही अंदर आएगा, पिस्टन इधर से इधर की तरफ चलेगा। पिस्टन इधर से इधर की तरफ चलेगा। तो माय डियर फ्रेंड, पिस्टन जब इधर आएगा तो जो चार्ज है वो अंदर आएगा। तो पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आएगा तो चार्ज जो है वो अंदर आएगा। चार्ज अंदर आएगा तो इसको आप कहते हैं सक्शन। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड? सक्शन कहते हैं। और ये है आपके पास स्पार्क प्लग। क्या है माय डियर फ्रेंड? स्पार्क प्लग। तो अब समझने की कोशिश करिए। चार्ज आया, ये क्या हुआ? सक्शन हुआ।
अब ये इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व जो होगा वो बंद हो जाएगा, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाएगा। जब इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, तो अब यहां से बॉटम डेड सेंटर से ये टॉप डेड सेंटर की तरफ चलेगा। जब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ चलेगा तो ये और ये क्या है, बंद है। तो चार्ज जो है वो कंप्रेस्ड होगा, और जब कंप्रेस्ड होगा तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ेगा। चार्ज जो है वो माय डियर फ्रेंड क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा। पहले तो आपने क्या कर लिया, सक्शन कर लिया, सक्शन के बाद अब दोनों वॉल्व बंद कर लिया और इधर से उसको ढकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो जो चार्ज होगा वो क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा। कंप्रेस्ड होगा तो प्रेशर और टेम्परेचर क्या होंगे, दोनों बढ़ेंगे। सपोज करिए T2/T1 आपने R पावर गामा -1 किया था ना। सपोज R की वैल्यू यानी कंप्रेशन रेशियो 10 है, तो ये क्या हो गया 10। तो 10 के पावर गामा -1, गामा की वैल्यू 1.4 रख लीजिए, और T1 इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है माय डियर फ्रेंड, 27। तो 27 यानी 300। तो T2 की वैल्यू जरा बताइए, तो T2 कितना आएगा, T2 की वैल्यू बताइए जरा। तो T2 कितना आएगा, ये 300 है, ये 10 टू द पावर 0.4 है, तो T2 कितना आ रहा है, जरा सॉल्व करके बताइए फटाफट। तो T2 आ रहा है किसी का, अरे T2 आ रहा है साहब। T2 आया किसी का, मेरा T2 आया है 753 पॉइंट समथिंग। कितना आया है, 753, बहुत अच्छे साइज। और अगर इसमें 273 से माइनस कर लीजिए तो ये आ गया 480 डिग्री सेंटीग्रेड। तो माय डियर फ्रेंड, जब आप कंप्रेस्ड करेंगे, सपोज कंप्रेशन रेशियो 10 का है, तो कंप्रेशन के बाद यानी यहां पे जब आप होंगे और यहां पे जो चार्ज होगा, जो चार्ज होगा माय डियर फ्रेंड, चार्ज यानी कि जो एयर पेट्रोल का मिक्सचर है, अगर वो होगा तो इस समय उसका टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा होगा ना। टेम्परेचर बहुत ज्यादा, 480 डिग्री सेंटीग्रेड है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। तो माय डियर फ्रेंड, इस टेम्परेचर पे जरा सा भी स्पार्क दोगे, वो फटाफट जल जाएगा चार्ज। इस टेम्परेचर पे जरा सा भी आपने स्पार्क दिया तो वो जो चार्ज है यानी जो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर है वो क्या होगा, फटाफट जल जाएगा। और अगर फटाफट जल गया माय डियर फ्रेंड, तो फ्यूल के पास अपनी कैलोरीफिक वैल्यू है। तो कैलोरीफिक वैल्यू है, तो वो जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हीट ऐड हो जाएगा। हीट ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर टेम्परेचर राइज हो जाएगा। अच्छा, पिस्टन रोक के रखा है आपने, पिस्टन क्या किया, रोक के रखा है। पिस्टन रोक के रखा है यानी जो वॉल्यूम है वो क्या है माय डियर फ्रेंड, कांस्टेंट है। क्योंकि इसका रोल मॉडल कौन है, विराट कोहली, ऑटो साइकिल। तो यानी ऑटो साइकिल जो है, तो जैसे ऑटो साइकिल कवर ड्राइव मारेगा वैसे ये भी मारेगा। यानी माय डियर फ्रेंड, इसका रोल मॉडल ऑटो साइकिल है, तो ये इस पिस्टन को रोक के ही क्या करेगा, हीट ऐड करेगा। अब ये एक्सपेंड होगा, अब ये हीट ऐड होने के बाद एक्सपेंड होगा। तो इस समय प्रेशर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो एक्सपेंड करेगा वो पिस्टन को, ढकेल देगा पिस्टन को, तो पिस्टन क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। तो एक्सपेंड हो गया तो आपको पावर मिल गया। अब यहां पे आने के बाद आपने ये एग्जॉस्ट वाल्व खोल दिया, एग्जॉस्ट वाल्व खोल दिया तो पूरा का पूरा चार्ज जो है वो फटाफट क्या हो गया, बाहर चला गया। जब चार्ज बाहर चला गया तो अब पिस्टन को ऊपर ढकेल दीजिए। अब आप, तो फिर से पिस्टन यहां पर आ गया, जो बचा कुचा चार्ज था जो जल गया, अब चार्ज जल गया है तो चार्ज नहीं कहेंगे अब उसको, उसको बोला जाएगा बर्न गैसेस, या इसको बोला जाएगा फ्लू गैसेस। तो जो फ्लू गैसेस है वो क्या होगा, अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो जो भी फ्लू गैसेस है वो बाहर आ जाएगा। अब फिर से सक्शन, कंप्रेशन, हीट एडिशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, ऐसे चलता रहेगा। तो बोलो समझ में आया, समझ में आया दोस्त, समझ में आया भाइयों, क्लियर हुआ। अरे एसआई इंजन में क्लियर हुआ सारी चीजें, बहुत अच्छे दोस्तों। तो अगर मैं इसका पीवी या टीएस बनाऊं, मैं पीवी बना देता हूं, आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इसका पीवी या टीएस बनाऊं माय डियर फ्रेंड,
तो अगर मैं इसका पीवी बना रहा हूं यार, पीवी बना रहा हूं दोस्त, तो आपको इसको इसी में काम करना है, आपको इसको इसी में काम करना है। चलो माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल आराम से समझिए। एक बार मैं डायग्राम बना लूं तो फिर मैं समझाता हूं आपको। चलिए, हाँ, तो माय डियर फ्रेंड बिल्कुल आराम से समझना। शुरू शुरू में आप यहाँ पे थे, ठीक है। अच्छा, वैसे आपको पता है कि ये क्लियरेंस वॉल्यूम है और ये स्वेट वॉल्यूम है। चलो, शुरू शुरू में माय डियर फ्रेंड आप यहाँ पे थे। अब जब जीरो पर थे तो जीरो से जब वन जाएंगे आप, तो जीरो से वन के दौरान आपका क्या हो रहा होगा, सक्शन हो रहा होगा। जीरो से वन के दौरान आपका सक्शन हो रहा होगा। वन से टू, वन से टू जब आप जाएंगे तो इसको आप कंप्रेस्ड कर रहे होंगे। वन से टू जाएंगे तो आप इसको कंप्रेस्ड कर रहे होंगे, ठीक है। टू से थ्री आप हीट ऐड कर रहे होंगे। थ्री से फोर आप एडियाबैटिकली एक्सपेंशन कर रहे होंगे। ये एडियाबैटिकली कंप्रेशन, ये एडियाबैटिकली एक्सपेंशन, और ये यहाँ पे हीट एडिशन, और ये यहाँ पे हीट रिजेक्शन। आप यहाँ पे आ गए। अब फिर से पिस्टन को आगे ले जाएंगे ताकि बचा कुचा गैस भी वो बाहर चला जाए। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो जीरो से वन सक्शन, बाकी सब कुछ वही है। जीरो से वन सक्शन, वन से जीरो एग्जॉस्ट हो रहा है, ठीक है। तो बोलो यार, समझ में आ गया सारी चीजें? समझ में आ गया दोस्त? सारी चीजें क्लियर हैं? एक बार फाइनली मुझे बता दीजिए, सारी चीजें क्लियर हैं? तो जीरो से वन सक्शन स्ट्रोक होगा, वन से टू कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, टू से थ्री तो पिस्टन रुका हुआ है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड करना है। थ्री से फोर एक्सपेंशन स्ट्रोक होगा, और एक्सपेंशन को ही पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। एक्सपेंशन स्ट्रोक बोलो या पावर स्ट्रोक बोलो आप। और 4 to 1, सॉरी 4 to 1 तो पिस्टन रुका होगा। 1 से 0 जो होगा वो एग्जॉस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड? एग्जॉस्ट कहलाएगा। तो ये आपके पास 4 स्ट्रोक हो गए हैं, इसीलिए आप इसको 4 स्ट्रोक इंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड? 4 स्ट्रोक इंजन भी कहते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त, अभी इस पे बातें बाकी हैं, तो इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज इतना ही करते हैं। तो कल हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि डीजल साइकिल क्या है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा। तो माय डियर फ्रेंड, आज इतना ही करते हैं। कल इस पे और भी बातें करेंगे, जिसमें डीजल साइकिल पढ़ेंगे, फिर डीजल इंजन भी पढ़ेंगे, इस पे और भी थोड़ा डिस्कशन होगा, और फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करेंगे। तो आज इतना ही करते हैं दोस्तों, कल मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।